प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल करके साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए और नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप इनका लिंक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और देखिए, आज का टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हम मोशन की बात करते हैं, तो चलिए इससे पहले कि मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, हम मोशन की बात कर लेते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम and this is the particle. This is any particle having position coordinates x, y and z. You know that this is the distance x, this is the y and z direction में आप कह सकते हैं this is z. And these are the position coordinates, these are the Cartesian coordinates of this particle. If this particle is at rest, then there will be no change in these coordinates. But if a particle is in motion, then the position will change and these position coordinates also changes. Particle is in motion, then out of these coordinates x, y और z changes. एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो सकते हैं और तीनों भी चेंज हो सकते हैं। उसी के आधार पर हम मोशन को तीन हिस्सों में बांट लेते हैं। एक होता है मोशन इन वन डायमेंशन, व्हेन ओनली वन पोजीशन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री चेंजेज विद टाइम। जैसे सपोज कीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो कांस्टेंट है। इस तरह के मोशन को हम मोशन इन वन डायमेंशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए ट्रेन या मोशन ऑफ ए पर्सन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन ऑफ ए पार्टिकल फॉल्स फ्रीली, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। और अगर इन तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में से कोई दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हों तो उन्हें हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं मोशन ऑफ ए पर्सन वॉकिंग इन ए गार्डन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हो रहे हों तो उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, क्योंकि उसमें तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है। अब बात आती है कि किसी पार्टिकल के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, जब कोई पार्टिकल थ्री डायमेंशनल मोशन में है या मोशन इन स्पेस में है तो उसके तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। यानी कि हमें ये तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए उस पार्टिकल के मोशन को स्पेसिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर एक ही पार्टिकल है तो हमें कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए? कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट एक के लिए कितने चाहिए? तीन। दो पार्टिकल्स अगर मोशन में है तो हमें कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए? आप देख सकते हैं कितने चाहिए। अगर दो हैं तो हमें 6 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर पार्टिकल 3 हैं तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 9। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। और सपोज कीजिए यहां पर हमारे n पार्टिकल सिस्टम है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3 × n, ये हो जाएंगे 3n। ये तब है जब पार्टिकल्स फ्री हैं, कोई आप पर में इन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर
जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। यानी आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और वेरिएबल और कोऑर्डिनेट्स which are required to describe the motion of a particle or system of particle are called degree of freedom। आप इस तरीके से इसकी बात कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन हुई? The total फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कहा इन 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस फॉर वन पार्टिकल 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज वाई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 3, फॉर 2 पार्टिकल्स 6। ये कब है? एंड फॉर n पार्टिकल्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 3n। यानी इन स्पेस number of degree of freedom, number of degree of freedom कितने होगी बेटे? ये होती फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। मान लो किसी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से कुल मिला के n पार्टिकल्स हैं, तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर रिक्वायर्ड? 3n। लेकिन ये कब है? जब पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हैं, इन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं कि मान लो इन पर कॉन्स्टेंट इम्पोज कर देते हैं। जैसे आप लोग घूम रहे हैं, दो स्टूडेंट हैं, आपस में मार्केट में घूम रहे हैं बाहर, तो अब सपोज कीजिए कि हमने एक कंडीशन लगा दी उसके ऊपर कि भाई दोनों हाथ पकड़ लेंगे एक दूसरे के, फिर मूव करेंगे। यानी ये कंडीशन इम्पोज हो गई आपके ऊपर। अब आप फ्री नहीं हैं, आपके ऊपर एक कंडीशन लग गई है कि आप दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहेंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़े रहेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं मान लो, और इनको हम एक पर्टिकुलर आपस में ये फिक्स है और ये दूरी फिक्स है, तो ये अब कॉन्स्टेंट हो गई। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है रेस्ट्रिक्शंस विच आर अप्लाइड ऑन द मोशन। उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, तो कितने चाहिए? 6। एक जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लग गई है, तो रेस्ट्रिक्शंस लगने के बाद इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे? 6 - 1 यानी कि 5 रेस्ट्रिक्शंस। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जितनी रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी उतने ही जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर कि मान लो हम एक पार्टिकल मोशन में है और उस पर यह कंडीशन है कि वो एक पर्टिकुलर सर्कल में ही मूव करेगा, तो ये उसकी ऊपर एक तरह से कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो गई है। आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये पार्टिकल है यहां पर और कंडीशन ये है, ये देखिए आप, ये इसका रेडियस है और आप कह सकते हैं दिस इज द पार्टिकल P M एंड दिस इज N। अब कितने हमें वैसे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो कितने कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें चाहिए थे? 2 चाहिए थे। लेकिन अब रेस्ट्रिक्शंस क्या हो गई है कि ये एक सर्कल में ही मूव करेगा, तो एक कंडीशन इस पर इंपोज हो गई है, तो अब हमें जो मिनिमम कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो कुछ कम हो जाएंगे। यानी कि 2 वैसे चाहिए थे x और y, लेकिन अब हमें सिर्फ एक ही, क्योंकि एक कंडीशन है कि द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। अब देखिए बेटे, तो कितने चाहिए थे? वैसे तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, लेकिन अब इन पर कितने हो गए? 1। इसमें से एक कंडीशन इंपोज हो गई है, तो कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए? 1 चाहिए। और वो 1 यानी कि इस समय इस पार्टिकल के मोशन के लिए हमें सिर्फ एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए और वो है थीटा। यानी कि अगर हमें ये थीटा ही पता चल जाए तो हम इस मोशन को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिड्यूस हो गई। पहले 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, अब एक की जरूरत है। यानी कि
आप ये कह सकते हैं एज द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीजेज। ये जो थीटा है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं एक्स और वाई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन ये थीटा जो है ये मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, और इसे कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो ये थीटा क्या है? ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। और ये क्या देख रहे हैं आप, एक्स और वाई क्या है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। यहां से आप कह सकते हैं कि ये एक्स है, मान लो यहां से ये दूरी, और ये दूरी यहां से ये जो देख रहे हैं आप, ये मैं इसको वाई कह देता हूं, रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि आप पर जितनी पाबंदियां लगाते चले जाएंगे आपके मोशन के ऊपर, उतने ही आपके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। कि इफ P इज द नंबर ऑफ रिलेशंस और कॉन्स्टेंट्स imposed on the motion of the particle। कितने हैं? P। अभी हम बात कर रहे थे, इतने हो गए, और मोशन किसका हो रहा है? हम सपोज क्या करके चल रहे हैं? ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अगर ये कॉन्स्टेंट्स उस पर अप्लाई नहीं है तो मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3n। कितने हो जाएंगे? 3n, जैसा कि आप देख रहे हैं। फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इन स्पेस, एक पार्टिकल होगा तो कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? 3। 2 है तो 3 × 2। और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, फॉर ए सिस्टम ऑफ n particles in space, the total degree of freedom, the number of degree of freedom कितने हैं बेटे? these are equal to 3n। और ये 3n तब है जब no constants are applied। Now if p number of constants are applied on the motion of that system of particles, ये रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर आ गई हैं तो उतना ही रिड्यूस हो जाएंगे। अगर एक कांस्टेंट है उसको हम एक रिलेशन के द्वारा उन कांस्टेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो मान लो p रिलेशंस है तो इसका मतलब वहाँ p को कांस्टेंट्स वहाँ हैं, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। मैं अब उनकी बात कर लेता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स देखिए 3n - p, जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स अप्लाई होंगे उस पर उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो जाते चले जाएंगे। ये चीज अब आपने देख ली। तो अब जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की हम लोग बात कर रहे थे, उसका मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ coordinates which are required to describe the motion of the particles are called generalized coordinate or degree of freedom, and if the constants are applied then the degree of freedom reduces, are given by, are उनको हम इस तरीके से लिखते हैं जो आपको याद रखना है। इनके सिंबल अलग है, जैसे Q1, Q2, Q3 अप टू Qj और ये T। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं और ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं जो एक्स वाई जेड होते हैं। इनमें आपस में रिलेशंस भी होते हैं और इन रिलेशंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं कि सी बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स and generalized coordinates, coordinate
are called transformation आप अपने नोट्स बनाते जाइए। ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें यहाँ बता रही हैं वही एग्जाम में लिखने की भी हैं, वो ऐसा आप लिखेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने एग्जाम्स में स्कोरिंग कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है OMP। यहाँ से अगर हम बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी इन दिस ट्राइंगल OPM, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा x इजकल टू r कोस थीटा। मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूं। एक सर्कुलर मोशन में है ये पार्टिकल, और यहां से हमने x और यहीं से हम y भी निकाल सकते हैं, y इजकल टू r साइन थीटा। यानी कि ये थीटा क्या है यहां पर, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और x और y क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये रिलेशन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। लेकिन हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे इन दोनों रिलेशंस को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। ये देखिए y बाई एक्स इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये देखिए यहां से थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। यानी कि ये जो रिलेशन दे रहा है, दिस रिलेशन गिव्स द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सिस्टम है जिसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं और इन सभी पार्टिकल्स के अपने कोऑर्डिनेट्स हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम किसी एक पार्टिकल की बात कर लेते हैं। ये है वो पार्टिकल, और उसमें उसका जो x, इसको हम कोई ith पार्टिकल मान लेते हैं। वैसे तो बहुत पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स आर देयर। तो xi इज इक्वल टू xi q1 q2, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, इंटू qj एंड इंटू t। आप इसको इस तरह से, और इसी के अगर y पार्टिकल की बात करें, y कोऑर्डिनेट की बात करें तो yi इज इक्वल टू q1 q2 q3 qj इंटू t। और अगर हम z कोऑर्डिनेट की बात करें तो zi इंटू q1 q2 q3 अप टू qj इंटू t। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए ये जो पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर, फिर दूसरे का r2 पोजीशन वेक्टर, r3 पोजीशन, ऐसे। तो ये ith पार्टिकल है, और इस ith पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। ri इज इक्वल टू ri इंटू, ये देखिए q1 q2 q3 qj इंटू t। ये चीज आप लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है हमें पूरी जो इस यूनिट के अंदर काम आने वाली है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड फोर्स, ये तमाम जनरलाइज्ड पोटेंशियल वगैरह भी हम इसमें स्टडी। ये 6 चीज़ें हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उन सब में ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बार बार आप देख रहे हैं। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आप क्या लिखेंगे? द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स are called transformation equation. These transformation equations are given by this relation. और प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरीके से अब हम कुछ बातें जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में एक स्पेसिफिक नोटेशन यूज करते हैं, उन नोटेशंस की बात कर लेते हैं। जनरलाइज्ड नोटेशन में कैसे हम उनको डिनोट करते हैं, जैसे जनरलाइज्ड वेलोसिटी को जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, लीनियर मोमेंटम वगैरह, तो उनको कैसे लिखेंगे उनकी अब हम बात करें। डिस्प्लेसमेंट,
अरे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, वो आपको पता ही होगा, दैट वाज गिवन बाय आर आई Q1, Q2, Q3, Q4 एंड अप टू Qj और इनटू T। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैंने कहा था कि हर जगह इसका हम बार बार यूज करने वाले हैं। ये देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की। आप जानते हैं जब कोई बॉडी मोशन में होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो उसमें जो चेंज इन पोजीशन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और हम ये लिखेंगे सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, द स्मॉल और arbitrary virtual displacement is given by अगर थोड़ा सा उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो कितना होगा वो आप देख लीजिए। इसी इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे डेल्टा आर आई, इट इज गिवन बाई, हम इसको इस तरीके लिखेंगे। देखिए कितने पार्टिकल्स हैं उनके लिए, सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। जैसे j वेरीज फ्रॉम 1 to 3n, क्योंकि जब चेंज होंगे तो एक पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल फ्री है हम इसमें कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं, तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो हम j की वैल्यू वेरी करेंगे 3n तक। और यहां से देखिए करली आर आई डिवाइड बाई करली क्यू जे, यहां से फिर देख सकते हैं इनटू करली क्यू जे। इस इक्वेशन में ये जो सिंबल देख रहे हो ये है, ये क्या था, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जो है डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप डेल्टा क्यू जे इज द जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको लिख सकते हैं वेयर डेल्टा क्यू जे is the generalized displacement। ये देखिए बेटा, तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी के बारे में आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो फिर ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लिख देंगे द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। द टाइम इज कॉल्ड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। एंड denoted by qj डॉट। डॉट क्यों लिख रहे हैं, देखिए ये होता है जैसे हम लोग थे ना dx by dt या dr by dt, तो यहाँ qj by dt और इसको हम लिख देंगे qj डॉट। यही चीज है। इसका एक्सप्रेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि हम शुरुआत यहीं से करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर जनरलाइज। अब क्योंकि हम इस सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स की बात करते हैं जिसमें सभी पार्टिकल्स फ्री हैं, तो वहाँ j की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 1 to 3n। और फिर देखिए करली आर आई बाई करली क्यू जे, और फिर लिखेंगे करली क्यू जे डिवाइड बाई करली टी। इसको ये तो पहले इन कोऑर्डिनेट्स के लिए हो गया था, j की वैल्यू 3n तक वेरी कर रही है, फिर टाइम के विद रिस्पेक्ट भी हमने इसको पार्शियल डिफरेंस कर लिया है। और उसके बाद हम लिखेंगे करली आर आई बाई करली टी, और फिर टाइम के डेरिवेटिव करली टी बाई करली टी, और टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा और इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख पाएंगे। ये देखिए j वेरीज फ्रॉम 1 to 3n करली आर आई बाई करली क्यू जे, और इस क्यू जे के स्थान पर हम क्यू जे करली क्यू जे डॉट भी लिख सकते हैं। ये देखिए
प्लस करली आर आई बाई करली टी। प्यारे बच्चों, इस रिलेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी जो है जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। देखिए, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले करली आर आई बाई करली क्यू जे, क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेट्स जे की वैल्यू 1 2 3 तक वेरी करेगी, और फिर करली क्यू जे बाई करली टी, फिर ये जो करल आई विद रिस्पेक्ट टू टी भी हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और ये बच गया है। तो अब यहां पर ये जो चीज आप देख रहे हो वेयर क्यू जे डॉट इज द जनरलाइज्ड वेलोसिटी, लाइज्ड ये वेलोसिटी है। प्यारे बच्चों, जब हमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी का ये रिलेशन हमें पता चल जाए, ये देखिए करली क्यू जे हमने देख लिया है। अब मैं बात कर रहा हूं जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन की। प्यारे बच्चों, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन क्या होता है? द टाइम, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो आप पहले से जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। यानी कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ generalized velocity is called acceleration. It is denoted by qj डबल डॉट। इसको हम इससे लिखते हैं। चलिए देखते हैं ये रिलेशन। शुरुआत बेटे फिर आप वहीं से करेंगे। We know that the generalized position vector is given by this। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा, और इस जनरलाइज्ड वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार फिर से, तब हमें जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन आ जाए। यानी कि ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अगेन वी राइट आर आई डबल डॉट। क्यों? डेर आई डेट को एक बार फिर से डिफरेंशिएट तो ये डॉट आ जाए। ये देखिए डेल्टा आर आई डॉट जो है ये किसके बराबर होता है? डेल्टा डी आर आई बाई डी टी कह सकते हैं। ये देखिए, और जब एक बार फिर से डिफरेंशिएट तो कोई चीज को डॉट से लिख दीजिए, या फिर इस तरह से, या डेरिवेटिव के स्थान पर करली भी आ जाता है। एक ही बात रहे हैं, यानी कि डी बाई डी टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3n, करली आर आई बाई करली क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई बाई करली टी। ये देखिए, ये वैल्यूज मैंने यहां से रख दी है। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएशन इसका भी होगा और इस टर्म का भी होगा, दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन यहां होने जा रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इट इज वी कैन राइट हियर, ये देखिए j वेरीज फ्रॉम 1 to 3n d बाई डी टी, और साथ में डिफरेंशिएशन हम लोग किसका कर रहे हैं? इस टर्म का कर रहे हैं, करली आर आर आई बाई करली क्यू जे डॉट, एक तो इस टर्म का प्लस d बाई डी टी इंटू, आप देख रहे हैं करली आर आई बाई करली टी। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको, मैं इसको डिफरेंशिएट, इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस टर्म को भी हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसको। अब देखिए आर आई डबल डॉट, आर आई यानी कि डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी जो है इस टर्म का, तो ये क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं तो हम इनको कैसे करेंगे? ये प्रोडक्ट फार्मूले से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस टर्म को एच रख लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि आप इसको इस तरीके से करेंगे। ये देखिए j वेरीज फ्रॉम 1 to 3n, जो भी हमारे, और वही बात अब मैं यहां करने जा रहा हूं। ये देखिए
डी बाई डी टी इंटू करली आर आई बाई करली क्यू जे और इस टर्म को हमने एज सच रख दिया है क्यू जे डॉट, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड। अब हम बात कर रहे हैं प्लस सेकंड। सेकंड कौन सा है? यही टर्म है हमारे पास, करली आर आई बाई करली क्यू जे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करली क्यू जे डबल डॉट। देखो पहले इसको डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये चीज हमने ये लिख दी। और प्लस इसको भी हम एज सच यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी इंटू करली आर आई बाई करली टी। यहाँ ये जो टर्म देख रहे हो क्यू जे डबल डॉट, दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एक्सेलेरेशन, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वे है क्यू जे डबल डॉट इज द जनरलाइज्ड acceleration. The momentum in terms of generalized coordinate, आप कह सकते हैं the momentum associated with generalized coordinates. The momentum associated with generalized coordinates is called generalized coordinates, QK कह सकता हूं, is called generalized momentum. प्यारे बच्चों, इसकी टर्म निकालने के लिए हम यहाँ से देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम T से लिखते हैं और वो किसके बराबर होती है? हाफ एम आई, मान लो किसी आई एस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एम आई वी आई स्क्वायर, ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी का। जो वी आई है इसको हम किससे लिखते हैं? एक्स आई डॉट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 एम आई एक्स आई डॉट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं दिस इज द टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस ऑन बोथ साइड्स करली टी बाई करली एक्स आई डॉट, ये देखिए इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डॉट डिफरेंशिएट कर दिया है इस काइनेटिक। टी क्या है यहां पर? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आप पहले से जानते हैं, ये करके हमने ये लिख दिया है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए क्या आता है, 1/2 एम आई 2 एक्स आई डॉट, आप इसको इस तरीके एक्स आई, ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात हो गई है। करली टी बाई करली एक्स आई डॉट, ये देखिए बेटे एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। एक और हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि जी मोमेंटम इज गिवन बाय, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज गिवन बाय, मोमेंटम हम सभी जानते हैं P की, ये किसके बराबर होता है? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, यही तो हम जानते हैं, एक्स आई डॉट मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जरा दोनों इक्वेशंस का राइट साइड दे दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम करें तो आप देख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों इक्वेशंस का जो राइट साइड है वो बराबर है, तो फिर लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। सो हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट हियर दैट पी आई इट इज इक्वल टू करली टी बाई करली एक्स आई डॉट, ये हो गया। अब ये तो कोऑर्डिनेट्स,
अगर हम इसे लिखते हैं तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू के, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और ये आ जाएगा करली टी बाई करली क्यू जे डॉट, आप इसको क्यू के भी कह सकते हैं उस फॉर्म में। और ये देखिए ये वही चीज़ है यहाँ पर। तो दिस इज द जनरलाइज्ड मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स या मोमेंटम एसोसिएटेड विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड फोर्स, यहां पर भी हम वही बात करेंगे, द फोर्स एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड जनरलाइज्ड फोर्स। द फोर्स associated with the generalized coordinates is called generalized force। प्यारे बच्चों, इस फोर्स की टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आप पीछे एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग करते हैं। आपने वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जैसे सपोज कीजिए कोई बॉडी है और जब इस बॉडी पर फोर्स लगता है तो ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है और जो नेट वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है। मान लो ये एस डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब ठीक ऐसे ही हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसी चीज को यहां लिखने के लिए मैं आप कह सकता हूं द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing the body or particle through a small displacement इज गिवन बाय, देखिए ये कितना होता है ये नोट कर लीजिए, इससे हमारे पास जो है जनरलाइज्ड फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। हम जानते हैं स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, मान लो एक ही पार्टिकल है कोई आए तो एफ आई इंटू डेल्टा आर आई कर देंगे, ये होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। और पार्टिकल कितने हैं, मान लो एन पार्टिकल हैं तो फिर उन सभी पार्टिकल्स को जोड़ कर देंगे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये एक इक्वेशन होगी। यहां डेल्टा आर आई जो है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एफ आई फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर पार्टिकल इन सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, तो ये हो गया। लेकिन ये डेल्टा आर आई ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और हम पहले से ही जानते हैं वी नो कि डेल्टा आर आई को अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें तो वो क्या होती है, जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3n, ये वेरिएबल्स हो गए अभी हम पढ़ चुके हैं। और यहां से हम लिखेंगे कि करली आर आई बाई करली क्यू जे इंटू करली क्यू जे, ये देखिए आप इसको इस तरीके से ये चीज लिख सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दिस इक्वेशन, यहां दोनों हमें समीशन लेने पड़ेंगे क्योंकि आई वेरीज कर रहा है फ्रॉम 1 to n, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हो गया। और फिर देखिए जे वो भी सिंबल लेना पड़ेगा हमें, जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3n, और एफ आई यहां है ही, एफ आई हमने ये लिख ही दिया है। डेल्टा आर आई के स्थान पर ये टर्म लिख रहे हैं यहां पर, करली आर आई बाई करली क्यू जे इंटू करली क्यू जे, ये हमने इसके स्थान पर लिख दिया है। अब आप प्यारे बच्चों यहां से देख लीजिए कि जो टर्म आपको नजर आ रही है ये एक तरह का फोर्स है और ये टर्म सभी पार्टिकल की जहां जहां आई आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि
J वेरीज फ्रॉम 1 to 3n और QJ इंटू करली QJ। ये देख लीजिए, ये QJ जो टर्म लिखी है मैंने FI और इनके स्थान पर लिखी है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, वेयर QJ इज, ये है इन टर्म्स के स्थान पर, ये इट इज इक्वल टू FI इंटू करली RI बाई करली QJ इज द जनरलाइज्ड फोर्स। ये है जनरलाइज्ड फोर्स। अगर आपसे पूरे उसके लिए लिखेंगे तो ये जरूर यहां लिख दें, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये टर्म और ये टर्म, ये इसके स्थान पर हमने QJ लिखी। जनरलाइज्ड पोटेंशियल क्या होता है, बिल्कुल वही, द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड जनरलाइज्ड पोटेंशियल। आप देखेंगे कि काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता आर्टिकल, ऐसे नहीं समझना है। जो चीज हमारी समझ में आ जाए, जिस तरह से हमारी समझ में आ जाए, हमें वो चीज पढ़नी चाहिए। तो देखिए, देखते हैं, द पोटेंशियल एसोसिएटेड with the generalized coordinates is called generalized potential। देखते हैं, the generalized force फॉर, ये देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम वो होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है, वर्क डन जो होता है, वो पाथ पर डिपेंड करता है। करली V बाई करली QJ डॉट, करली QJ डॉट, इस तरीके से। यानी कि अगर सिस्टम हमारा नॉन कंजर्वेटिव, आप समझ सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच द वर्क डन बाय दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ इन टेकिंग दैट पार्टिकल फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन, उसे हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां जो V देख रहे हो, ये इन दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन है। यानी कि यहां पर ये जो V है, वेयर V इज इक्वल टू ये जो QJ और QJ डॉट, इन दोनों का फंक्शन है। एंड यही जो है ये जनरलाइज्ड पोटेंशियल है फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, इज द जनरलाइज्ड पोटेंशियल। देखिए, अब जो मैं बात कर रहा हूं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, आप कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स by which the work done does not depends on the path, it depends only on the initial and final position। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस केस में हम इसी फोर्स को कैसे लिखेंगे, QJ इज इक्वल टू माइनस करली V बाई करली QJ, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। और ये जो चीज आप देख रहे हो माइनस करली V बाई करली QJ, और ये जो V है यही है पोटेंशियल। V क्या है यहां पर, where V is the potential। प्यारे बच्चों, देखिए, आज हमने एक सिंपल सा कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे हैं, पढ़े हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, और फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हमने जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड फोर्स और फिर जनरलाइज्ड पोटेंशियल जो है, ये सब कुछ यहाँ पढ़ा है। आप इनको याद रखिएगा, लिख के देख लीजिएगा। आपने अपने नोट्स बनाइए साथ साथ, फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, नीचे जाकर के, और वहाँ से इसका लिंक से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, लेक्चर होगा,
वो लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल पर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कल इनको यूज करके हम लैग्रेंजियन इक्वेशन और हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।